हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग ए सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी। अब ये फ्रैटर्निटी क्या होती है, इसका मीनिंग मैं आपको पहले बता देता हूँ। फ्रैटर्निटी का मीनिंग होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। तो इस हेडिंग का मतलब क्या हो और रिवाइव करने का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को दोबारा जिंदा करना। ठीक है, तो इस हेडिंग का मतलब हुआ द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग ए सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी। मतलब हमारे लिए एक चैलेंज है कि जो सेंस है फ्रैटर्निटी की उसको रिवाइव करने का, मतलब फ्रैटर्निटी को, भाईचारे को दोबारा जिंदा करने का, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने, उनका नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें इनके व्यूज़ आपके लिए काम आते हैं। ठीक है, आपको अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में, आपको नॉलेजेबल बनाने में, कैसे न्यूज़पेपर अप्रोच करना है, आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे ये जो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इनको रेगुलरली फॉलो करना है। 1-2 मंथ तक अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद में डिफरेंस दिखेगा, आपके पास नॉलेज होगा, अच्छा आंसर राइटिंग लिखने की कैपेबिलिटी होगी। तो कॉन्टिन्यूस इन लेक्चर को फॉलो करो। डेली जो मेरा लेक्चर होगा वो 7 बजे आएगा रात को। आज ये मेरा लेक्चर लेट आ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी था, तो उसकी वजह से आज मैं थोड़ा लेट इसको अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन डेली जो मेरा लेक्चर्स है ना वो 7 और 8 बजे के बीच में जो है वो आपके पास आ जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको जो है वो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ जो है वो सोल्यूशन लेके आऊँगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा और डेली जो है वो आपको वीडियो लिंक वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। स्टार्टिंग से लेके आपको लास्ट तक देखना है। जिसको भी न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है उसको यही करना है। एक बार आप मेरे से पढ़ लो, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, उसके बाद जाके आप लोग इसको खुद से रीड करो। आपको ये जो आर्टिकल है वो 5 मिनट में समझ जाएगा। मतलब पहले जिसको आपको पढ़ने में आधा घंटा लगता था उसको आप लोग 5-10 मिनट में समझ जाओगे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं सेशंस, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस आप रेगुलरली इसको फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है मोहम्मद हामिद अंसारी ने, सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, एक नोटबुक लेके आप बैठ सकते हो, अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, मतलब उसको उसने ड्राफ्ट किया था। द आइडिया वॉज इनिशियली प्रपोज्ड इन दिसंबर 1934 बाय एम एन रॉय। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का जो आइडिया था वो किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। ए पॉइनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, उनको क्या बोला जाता है? ए पॉइनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। रेडिकल मतलब जो लॉजिकल डेमोक्रेसी है, सही डेमोक्रेसी है, उनको क्या बोला जाता है? एडवोकेट। मतलब वो वकालत करते थे, सही ठहराते थे किसको? रेडिकल डेमोक्रेसी को, मतलब जो लॉजिकल हो, जो लोगों के लिए हो। उसके बाद क्या है? इट बिकम एन official demand of the Indian National Congress in 1935 and was officially adopted in the Lucknow session in April 1936 presided by जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की अध्यक्षता करना, मतलब प्रेसिडेंट बनना। तो इसकी जो ऑफिशियल डिमांड थी ना वो की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में, और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था लखनऊ सेशन में। इसको अडॉप्ट किया गया था अप्रैल 1936 में, जिसकी अध्यक्षता वो जो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो है, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो ये जो आर्टिकल है ना बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देते रहेंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन भी साथ साथ में करवाते रहेंगे। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी जब इसको अडॉप्ट किया गया था लखनऊ सेशन में 1936 में, वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद क्या है? हु आल्सो ड्राफ्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी ड्राफ्ट किया था। सबने सुना होगा, जो 1946 को आया था। उसके बाद क्या है? The proceedings of the Constitutional Assembly show the richness of ideas that characterized it। तो जो
प्रोसीडिंग्स होती थी, मतलब जो डिस्कशंस होती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब ड्राफ्ट किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें दिखाती है कि रिचनेस ऑफ आइडियाज़, मतलब कितने ज़्यादा आइडियाज़ थे वहाँ पे, जितने ज़्यादा लोग थे उतने ज़्यादा वो आइडियाज़ देते थे। दैट करेक्टराइज्ड इट, जो उसके करैक्टर में ही जो है हमें दिखते हैं, मतलब उसका करैक्टर शो करवाते हैं हमें, किसका, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि रिचनेस ऑफ आइडिया से मतलब बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल जो आदमी थे, जो लोग थे, वो इस असेंबली के जो थे वो मेंबर थे। उसके बाद क्या है, द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबको पता है जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो मेंबर थे, मतलब जो उसके प्रेसिडेंट थे, जो हेड थे, प्रिसाइडेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो अध्यक्षता करता है वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्या है, कॉमन ब्रदरहुड। अब ब्रदरहुड मैंने आपको बता दिया भाईचारा, कॉमन मतलब जो सम्मान हो। तो इसके अंदर में क्या लिखा है हम लोग ये भी पढ़ते हैं। इन द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ दी कमेटी नवंबर 25 1949, मतलब कंक्लूडेड मतलब जो लास्ट सेशन था ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसमें क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्रू अटेंशन टू दी लैकूना इन दी ड्राफ्ट। अब ये लैकूना क्या होता है, इसका मीनिंग आप लोग लिख सकते हो। लैकूना का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना। तो जो लास्ट सेक्शन था ना, सॉरी सेशन था ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो नवंबर 25 1949 को हुआ था, उसमें भीमराव अंबेडकर ने मतलब हमें थोड़ा सा जो है वो ध्यान देने को बोला था, जो कमी थी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बना था उसमें कमी क्या है उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था। दिस सेकंड थिंग वी आर वांटिंग इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फैटर्निटी। तो क्या था कि हम लोग मतलब जो दूसरी चीज़ चाहते हैं वो क्या है, इज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब जो प्रिंसिपल है ना फ्रेटर्निटी का, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, वो जो है हम लोग चाहते हैं। बॉन्डिंग का मतलब होता है चाहना। उसके बाद क्या है, वट डज फ्रेटर्निटी मीन, मतलब ब्रदरहुड का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस, मतलब एक सेंस होना ब्रदरहुड की, भाईचारे की हर इंडियंस में, ठीक है, मतलब जितने भी इंडियंस हैं। इफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। अगर मतलब जितने भी जो इंडिया के जो लोग हैं वो एक ही हैं, मतलब सारे जो इंडिया के लोग हैं वो एक ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा होना, एक सम्मान होना। इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी, ये ऐसा प्रिंसिपल है, मतलब ऐसा प्रिंसिपल तो आपको पता ही होगा, जो रूल होते हैं, मतलब जो हमारा आदर्श है, ये ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें यूनिटी के बारे में बताता है, सॉलिडेरिटी के बारे में बताता है सोशल लाइफ में। सॉलिडेरिटी मतलब मजबूती होना। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव, इसको अचीव करना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही एडिड एल्सवेयर दैट विदाउट फ्रेटर्निटी, मतलब जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने ये भी बोला कि जो मतलब भाईचारे के बिना, विदाउट फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी विल नॉट नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। तो पेंट किया होता है ना जो किसी चीज़ पे, तो उसको बोलते हैं कोट्स ऑफ पेंट, मतलब किसी चीज़ पे पेंट करना। तो उन्होंने ये भी बोला था कि बिना भाईचारे के जो इक्वालिटी है, जो लिबर्टी है, उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग यही हुआ कि आपने जो है वो बस पेंट कर दिया किसी कोट के ऊपर। अगर फ्रेटर्निटी ही नहीं है, भाईचारा ही नहीं है, तो इक्वालिटी और लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, दैट फ्रेटर्निटी हैज़ बीन मोस्ट फॉरगॉटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अवर इलेक्टोरल प्रोसेस। उन्होंने ये भी बोला कि जो फ्रेटर्निटी है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया है। फॉरगेटन का मतलब होता है बुला देना, तो उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा उसको मेंशन नहीं किया गया है। और हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब जिस तरह से इलेक्शंस होती हैं इंडिया में, जिस तरह से वोटिंग की जाती है, उसमें भी उसको जो है वो ज़्यादा मायने नहीं दिया है, मतलब ज़्यादा उसको जो है वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। दैट इन टर्न आर रिप्रोड्यूस्ड इन अवर हार्ट्स एंड होम्स, उसको बस हमारे जो घर हैं और हमारे जो दिल है ना वहाँ पे ही जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है कि हमें जो है हमारे अंदर जो है वो फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी वर्ड को ज़्यादा मायने नहीं रखा गया है। उसके बाद क्या है, द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इज क्लोजली लिंक्ड टू दैट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकॉम्प्लिश विदाउट पब्लिक एम्पैथी। अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अचीव करना, उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिश, मतलब किसी चीज़ को अचीव करना। और एम्पैथी का मीनिंग होता है सहानुभूति, मतलब किसी को सहानुभूति देना, किसी को सहारा देना। तो आगे उन्होंने क्या बोला कि ये जो आइडिया है ना फ्रेटर्निटी का, ये सोशल सॉलिडेरिटी से है, मतलब सोशल लोग कैसे हैं, लोगों के बीच में कैसी मतलब अंडरस्टैंडिंग है, तो ये उसके बेसिस पे है जिसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते, विच इज़ मतलब हमारे लिए नामुमकिन है उसको अचीव करना विदाउट पब्लिक एम्पैथी। मतलब अगर पब्लिक की सहानुभूति हमारे साथ नहीं होगी, पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक के बिना भाईचारा होना इम्पॉसिबल है, तब तक जो है हम लोग इसको
को मतलब अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पब्लिक के बीच में ही दरारें होंगी तो हम लोग कैसे फ्रैटर्निटी को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, सो लॉन्ग विद लिबर्टी इक्वालिटी एंड जस्टिस फ्रैटर्निटी वॉज एडिड टू द प्रिंसिपल्स इन द प्रेम्बल। तो आप सबको पता है बाद में जो है लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस और फ्रैटर्निटी को हमारे प्रेम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है, देयर वॉज लिटिल डिस्कशन नॉर वॉज इट सफिशेंट क्लैरिफाइड दैट ए सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी एंड रिचेस एंड स्ट्रेंथन द गेन एमिनेटिंग फ्रॉम द अदर थ्री। तो क्या है, मतलब थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी या फिर जो है वो क्या है, नॉर वॉज इट सफिशेंटली क्लैरिफाइड, मतलब उसको सही तरीके से क्लैरिफाइड नहीं किया गया था। किसको, फ्रैटर्निटी को। दैट ए सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी एंड रिचेस एंड स्ट्रेंथन द गेन्स एमिनेटिंग फ्रॉम द अदर थ्री। एमिनेटिंग का मतलब होता है निकलना, मतलब इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया गया था कि जो फ्रैटर्निटी की जो सेंस है ना, मतलब फ्रैटर्निटी जो आती है उसकी जो एंड रिचेस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो कहाँ से आती है, जो बाकी तीन पार्ट हैं, क्या क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, इन तीनों की वजह से जो है वो फ्रैटर्निटी आती है, मतलब इन तीनों से फ्रैटर्निटी निकलती है। इस चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही प्रेम्बल में, और ना ही जो है इस पे ज़्यादा डिस्कशन सुनी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोस इन द ऑडियंस फैमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन माइट हैव रिकॉल्ड विद सम डिस्क्वाइट the message of 1792 edict of fraternity, all governments are our enemies and all people are our friends। तो जो ऑडियंस है ना, जो हिस्ट्री को देखती है, उनको पता होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना उसमें क्या है, माइट हैव रिकॉल्ड, मतलब जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, दोस्त इन दी ऑडियंस फैमिलियर विद दी हिस्ट्री, मतलब जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है। ये कौन बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है। ऑथर क्या बोल रहा है कि जिन लोगों ने भी हिस्ट्री में को पढ़ा होगा ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं, विद सम डिस्क्वाइट, किसकी, मतलब कुछ अशांति से। डिस्क्वाइट का मतलब होता है थोड़ी अशांति होना। द मैसेज ऑफ द 1792 एडिक्ट ऑफ फ्रैटर्निटी, मतलब जो मैसेज आया था फ्रैटर्निटी का, जो मैसेज मतलब मिला था, कहाँ कब मिला था, 1792 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसने क्या बोला था, ऑल गवर्नमेंट्स आर अवर एनिमीज, मतलब जितनी भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमारी दुश्मन है, ऑल पीपल आर अवर फ्रेंड्स, और जितने भी जो लोग हैं ना वो हमारे दोस्त हैं। उसके बाद क्या है, ओनली आचार्य कृपलानी ऑन अक्टूबर 17 1949 ड्रू अटेंशन टू सम इम्प्लीकेशन। सिर्फ जो आचार्य कृपलानी है ना 1949 में उन्होंने कुछ अटेंशंस जो दी उसकी इम्प्लीकेशंस पे दी थी, मतलब इसके इफेक्ट क्या होंगे। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट, मतलब फ्रैटर्निटी के इफेक्ट क्या होंगे, उस पर जो थोड़ी बहुत अटेंशंस दी थी वो किसने दी थी, आचार्य कृपलानी ने। उसके बाद क्या है, ही पॉइंटेड आउट दैट द कंटेंट ऑफ द preamble were not only legal and political principles but also had a moral, spiritual and mystical content। उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया था कि ये जो प्रेम्बल है ना, वर नॉट ओनली, मतलब जो कंटेंट्स हैं प्रेम्बल के, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब जो चीज़ लिखी हुई है प्रेम्बल में वो क्या है, वर नॉट ओनली लीगल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल, मतलब ये सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है, बट आल्सो हैड ए मॉरल, स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल कंटेंट। इसमें क्या है, कुछ मॉरल कंटेंट है, मॉरल मतलब जिसकी कुछ वैल्यू हो, जो संस्कारी हो, जो विचार हो, और स्पिरिचुअल भी है और मिस्टिकल कंटेंट भी है इसमें। मिस्टिकल मतलब जो पहेलीदार हो, ठीक है, जिसको मतलब जिसमें जो है वो रहस्य हो, उसको बोलते हैं मिस्टिकल कंटेंट। तो उन्होंने यही बोला था कि जो हमारा प्रेम्बल है ये सिर्फ और लीगल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल नहीं है, इसमें कुछ मॉरल प्रिंसिपल भी हैं, स्पिरिचुअलिटी भी है और मिस्टिकल कंटेंट भी है। इफ वी वांट टू यूज डेमोक्रेसी एज ओनली ए लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल डिवाइस, आई सबमिट वी शैल फेल। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम लोग जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, अगर हम उसको सिर्फ इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं कि वो लीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और वो एक फॉर्मल डिवाइस है, फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियल डिवाइस हो, आई सबमिट वी शैल फेल, तो हम लोग जो है वो फेल हो जाएंगे, मतलब ऐसा करने में हम लोग फेल हो जाएंगे अगर हम जो है वो डेमोक्रेसी को सिर्फ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखेंगे। द होल कंट्री शुड अंडरस्टैंड द मॉरल, द स्पिरिचुअल एंड द मिस्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी, मतलब जितने भी जो लोग हैं ना उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो मॉरल्स हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हैं, जो स्पिरिचुअल है और जो मिस्टिकल इंप्लीकेशन है, मतलब जो इफेक्ट हैं किसके, डेमोक्रेसी के, ये सब हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम लोग जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छे से रन नहीं कर सकते। हमें उसकी जो है ना वो मॉरल वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा, मिस्टिकल इंप्लीकेशंस को जो है वो समझना पड़ेगा वर्ड डेमोक्रेसी की, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, इफ़ वी
if we have not done that we shall fail as they have failed in other countries। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग जो है वो फेल हो जाएंगे। we shall fail as they have failed in other countries। जैसे डेमोक्रेसी दूसरी कंट्रीज में फेल हुई है वैसे ही डेमोक्रेसीज हमारी कंट्री में भी जो है वो फेल हो जाएगी अगर हम लोग डेमोक्रेसी वर्ड को अच्छे से नहीं समझेंगे। अगर हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि वो लीगल है कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, डेमोक्रेसी विल बी मेड इनटू ऑटोक्रेसी एंड इट विल बी मेड इनटू इम्पेरियलिज्म एंड इट विल बी मेड इनटू फेसिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, इसको आप लोग समझना। पहले मैं आपको बताऊंगा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक जो है ना मतलब डिक्टेटर रूल करता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब डिक्टेटर रूल नहीं करता है, मतलब डिक्टेटर भी बोल सकते हो, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही आदमी रूल करता है, पूरी कंट्री को एक ही आदमी रन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और फेसिज्म क्या होता है ना, जिसमें एक डिक्टेटर रूल करता है, मतलब तानाशाह रूल करता है। तो ये दोनों वर्ड रिलेटेड है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है सिर्फ जिसमें एक ही मतलब जो है पर्सन रूल करता है, अब आप उसको डिक्टेटर मानो या कुछ मानो। और फेसिज्म वो होता है जिसमें डिक्टेटर रूल करता है, मतलब जिसमें तानाशाही रूल करता है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि तानाशाह रूल करेगा, लेकिन करेगा एक ही पर्सन, मतलब एक ही गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को रन करेगी, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो अगर हम लोगों ने इसके वर्ड को, इसके मीनिंग को अच्छे से नहीं समझा तो ये जो डेमोक्रेसी है ना ये ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट विल बी मेड इनटू इंपीरियलिज्म। ये इंपीरियलिज्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब ये इंपीरियलिज्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मतलब दूसरी कंट्री को रूल करना, दूसरी कंट्री को रूल करना विदाउट मतलब उन पे अटैक करके या उनको मतलब जो है वो इलीगली तरीके से जो है वो ऑक्युपाई करना। ठीक है, उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, लेकिन क्या है, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में डिफरेंस है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया था, वो क्या करते थे, हमारी कंट्री में लॉ भी चलाते थे, कानून भी चलाते थे। लेकिन इंपीरियलिज्म केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या है, सिर्फ आप लोग जो है वो इलीगली कब्जा कर लोगे। उसके बाद क्या है, बट एज ए मॉरल प्रिंसिपल इट मस्ट बी लिव्ड इन आवर लाइफ, इन लाइफ। तो ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है ना ये हमारे अंदर होना चाहिए, हमारी लाइफ में होना चाहिए। इट इज़ नॉट लिव्ड इन लाइफ एंड द होल ऑफ इट इन ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स इट बिकम्स ओनली ए फॉर्मल एंड ए लीगल प्रिंसिपल। अगर ये हमारी लाइफ में नहीं होगा तो क्या होगा, ये हर डिपार्टमेंट में, मतलब लाइफ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, इट बिकम्स ओनली, ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाएगी और एक लीगल प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब ये लीगल है बस ऐसा बन जाएगा अगर ये हमारे अंदर नहीं होगा, हमारी लाइफ में नहीं होगा। तो फ्रैटर्निटी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, ए ड्यूटी, हाँ कर्तव्य। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। वट ड्यूटीज एमनेट फ्रॉम इट। तो फ्रैटर्निटी से हमें मतलब क्या, वट ड्यूटीज एमनेट फ्रॉम इट। तो ड्यूटी हमें इसके बारे में क्या बताती हैं, किसके बारे में, फ्रैटर्निटी के बारे में। मतलब ड्यूटी से हम लोग क्या सीख सकते हैं फ्रैटर्निटी के बारे में। एमनेट का मतलब होता है किसी से निकलना या किसी से हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलना। तो ड्यूटीज़ हमें इसके बारे में क्या बताती हैं। हाउ आर दे टू बी अंडरटेकन इन प्रैक्टिस, कैसे हम लोग जो है वो इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायलेट्स एट लेंथ ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ अदर प्रिंसिपल्स एंड ऑन द ड्यूटीज अराइजिंग फ्रॉम देम। तो जो टेक्स्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के वो डायलेट करते हैं। अब ये डायलेट का मीनिंग क्या होता है, ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। डायलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बताना, लंबे तरीके से बताना, डिटेल में बताना। ठीक है, तो वो जो भी टेक्स्ट है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो डिटेल में लिखा हुआ है। डायलेट्स एट लेंथ, लेंथ मतलब पूरी डिटेल में हमें जो है वो बताया हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कितना लंबा है, किस चीज़ के बारे में, ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ अदर प्रिंसिपल्स, मतलब इफेक्ट क्या होंगे दूसरे प्रिंसिपल्स के। प्रिंसिपल मतलब जो रूल हैं, जो डेमोक्रेसी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं उनके इफेक्ट के बारे में हमें बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ऑन दी ड्यूटीज़ अराइजिंग फ्रॉम देम, और उनसे हमारे में मतलब हमें ड्यूटीज़ क्या क्या है, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं उनके प्रति, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल हैं उनके प्रति हम लोगों के क्या कर्तव्य हैं। नॉट सो ऑन इन फ्रैटर्निटी, लेकिन उसमें हमें फ्रैटर्निटी के बारे में नहीं बताया, मतलब भाईचारे के बारे में हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनफैक्ट आर्टिकल 51 ने ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड बाय 42 अमेंडमेंट 1977, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड फर्दर अमेंडेड बाय 86th अमेंडमेंट इन 2010 इवेडेड इट एक्सेप्ट बाय आर्टिकल 51A जनरली दैट रेफर टू द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पर्सन ऑफ इंडिया। तो आथर का सीधा सीधा यही कहना है कि जो फ्रैटर्निटी वर्ड है ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा मतलब महत्व नहीं दिया गया है। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तो हमें बताया गया है, लेकिन फ्रैटर्निटी पे है ना ज़्यादा एम्फसिस नहीं दिया गया है, मतलब ज़्यादा जोर नहीं दिया हुआ है।
हालांकि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे आर्टिकल 51 ही है, उसके बाद जो 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1977 में, उसमें जो है वो और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। उसके बाद 86 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें भी जो है ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। इवेडिड इट, मतलब इवेडिड का मतलब होता है छोड़ देना। लेकिन ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए ना, उन्होंने भी क्या किया, फ्रैटर्निटी वोट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इवेडिड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। इट एक्सेप्ट बाय आर्टिकल 51 ए, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मतलब जो आर्टिकल 51 ए है ना, सॉरी, उसमें कुछ जो है वो लिखा हुआ है, जनरली दैट रेफर टू द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी। उसमें लिखा हुआ है कि ये हर सिटीजन की ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी। हार्मनी मतलब शांति को प्रमोट करना, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि स्पिरिट होना चाहिए कॉमन ब्रदरहुड का, भाईचारे का, सभी लोगों के इंडिया में। तो एक जो है उसमें लिखा हुआ है, एक एक्सेप्शन है, वो है आर्टिकल 51 ए। अदरवाइज फ्रैटर्निटी वोट को ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। उसके बाद क्या है, दिस हैज़ वाइडर रैमिफिकेशंस। अब ये रैमिफिकेशंस क्या होते हैं, रैमिफिकेशंस का मीनिंग होता है इफेक्ट, मतलब प्रभाव। तो इसके क्या है, वाइडर रैमिफिकेशंस है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं। एंड एज पॉइंटेड आउट बाय द सर अर्नेस्ट वॉकर इन ए सेमिनल वर्क लाउडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो ये सर अर्नेस्ट वॉकर है ना, इन्होंने एक सेमिनल वर्क किया था, उसमें ये क्या कर रहे थे, लाउडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लाउडिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना। ए डिस्टिंक्शन हैज़ टू बी मेड बिटवीन द साइकोलॉजिकल फैक्ट ऑफ द कॉमन इमोशन एंड द पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रैटर्निटी और कॉर्पोरेशन। इन्होंने क्या बोला था कि हमें कुछ डिफरेंस तैयार करना चाहिए, मतलब जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ना कॉमन ब्रदरहुड का, कॉमन इमोशंस का, और जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है ना फ्रैटर्निटी का, मतलब इसमें फ़र्क होना चाहिए। मतलब जो इमोशन है हमारे अंदर ब्रदरहुड का, और जो पॉलिटिकल तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है फ्रैटर्निटी के बारे में या फिर कॉर्पोरेशन के बारे में, इसमें अंतर होना चाहिए। क्योंकि इमोशन अलग चीज़ है, और मतलब ऑफिशियली कोई चीज़ होना, मतलब प्रियम्बल में कोई चीज़ होना या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ होना ना, इन दोनों में अंतर होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ जो है वो इनमें अंतर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, फ्रैटर्निटी इज ए ड्यूबियस वर्ड। अब ये ड्यूबियस क्या होता है, इसका मीनिंग भी अगर आपको लिखना है लिख लीजिए। ड्यूबियस का मतलब होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है कि ये जो फ्रैटर्निटी है ना, मतलब ये अनक्लियर वर्ड है, एक ड्यूबियस वर्ड है, विच मे बी यूज टू डिनोट बोथ इमोशनल एंड प्रिंसिपल, बट इट परहैप्स जनरली यूज टू डिनोट इमोशन रैदर देन प्रिंसिपल। मतलब ये एक कंफ्यूजिंग बोर्ड है, एक अनक्लियर बोर्ड है, विच मे बी यूज टू डिनोट बोथ इमोशन एंड प्रिंसिपल। मतलब यूज़ किया जाता है इमोशन को प्रमोट करने में, इमोशन मतलब जो हमारी फीलिंग्स है, एंड प्रिंसिपल मतलब उसको एक कानून की तरह भी देखा जाता है, एक रूल की तरह भी देखा जाता है, और एक इमोशन को भी इमोशन की तरह भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, दोनों तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हम इसको इमोशन भी मान सकते हैं, हम इसको प्रिंसिपल भी मान सकते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि जो बार्कर थे ना, उन्होंने यही बोला था कि इमोशन और रूल में फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इमोशन और रूल को एक साथ रखो। तो आगे यही बोला है आथर ने कि फ्रैटर्निटी को हम लोग इमोशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक रूल की तरह भी यूज़ सकते हैं, बट इट परहैप्स जनरली यूज टू डिनोट इमोशन रैदर देन प्रिंसिपल। लेकिन हम लोग इसको ना एक इमोशन की तरह देख सकते हैं, मतलब जो ब्रदरहुड है, जो भाईचारा है, उसको हम लोग एक इमोशन की तरह देखते हैं, फीलिंग की तरह देखते हैं। हम उसको एक प्रिंसिपल की तरह नहीं देखते हैं, मतलब एक रूल की तरह नहीं देखते हैं। ठीक है, एक नियम की तरह नहीं देखते हैं। द इमोशन ऑफ लॉयल्टी टू द स्टेट एंड द इमोशन ऑफ नेशनलिज्म फॉर नेशनल सोसाइटी और शुड बी कंट्रोल्ड इमोशंस। तो आगे आथर ने क्या लिखा हुआ है कि जो इमोशन, द इमोशन ऑफ लॉयल्टी टू द स्टेट, मतलब स्टेट के प्रति वफादारी, मतलब कंट्री के प्रति वफादारी। तो क्या है, जो इमोशन है ना लॉयल्टी का हमारी स्टेट के लिए, एंड द इमोशन ऑफ नेशनलिज्म, और हमारे अंदर जो नेशनलिज्म का इमोशन है, मतलब हमारे अंदर कुछ मतलब प्रभाव होते हैं ना, कुछ फीलिंग्स होती हैं नेशनलिज्म के लिए, फॉर नेशनल सोसाइटी, और नेशनल सोसाइटी के लिए, और शुड बी कंट्रोल्ड इमोशंस, और शुड बी कंट्रोल्ड इमोशंस। तो वो कैसे होने चाहिए, क्या लिखा हुआ है, और शुड बी कंट्रोल्ड इमोशन, वो क्या होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए, मतलब वो नियंत्रित होने चाहिए। ठीक है, हम लोग सिर्फ इमोशन के बेसिस पे नहीं चल सकते, हमें कुछ रूल्स के बेसिस पे भी जो है वो चलना होगा। तो ये आथर ने अपनी जो है वो आपको सलाह दी हुई है। उसके बाद क्या है, इन सच ए डिस्कशन इट इज़ यूजफुल टू रिकॉल द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग का मतलब क्या होता है, पहले से होना। ठीक है, और बिकमिंग का मतलब होता है कुछ बनना, मतलब कुछ चेंज लाना अपने अंदर। तो आगे आथर ने क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद हामिद अंसारी ने आगे लिखा हुआ है कि हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं फ्रैटर्निटी के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमें एक डिफरेंस समझना होगा कि कुछ
मतलब कुछ होने में और कुछ बनने में डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीइंग डेसिग्नेट्स ए स्टेट समथिंग विच कॉन्टिन्यूस अनचेंज थ्रू टाइम। तो बीइंग को उन्होंने क्या बोला है, मतलब बीइंग हमें क्या बताता है, डेजिग्नेट का मतलब होता है बताना, समथिंग विच कॉन्टिन्यूस अनचेंज मतलब जो हमेशा अनचेंज रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला, मतलब आपके अंदर पहले से ही डेवलप है, वो चेंज नहीं हो रहा है। वाइल बिकमिंग डेजिग्नेट्स एन इवेंट, लेकिन बिकमिंग का मतलब होता है कुछ बनना, वो किसी इवेंट को दर्शाता है। ए चेंज ऑफ स्टेट मतलब कुछ चेंज आना आप में। दी एन एक्ट ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब किसी चीज़ को कल्टीवेट करना, मतलब कुछ वर्क करना, ठीक है। तो मतलब कुछ चेंज लाना अपने अंदर। उसके बाद क्या है, देयर इज ऑल्सो एज राजीव भार्गव हैज़ आर्ग्यूड, तो राजीव आर्ग्यूड मतलब जो राजीव भार्गव हैं उन्होंने क्या आर्गूमेंट किया था, ए प्रेसिंग नीड टू एक्सकावेट द मॉरल वैल्यूज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग आउट देयर कनेक्शंस एंड टू आइडेंटिफाई द कोहेरेंट और नॉट सो कोहेरेंट वर्ल्ड वाइड कंटेंट विद इट। तो क्या लिखा हुआ है, ए प्रेसिंग नीड टू एक्सकावेट, एक्सकावेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को खोजने की कोशिश करना, मतलब डिस्कवर करने की कोशिश करना। तो क्या है लिखा हुआ है, ए प्रेसिंग नीड टू एक्सकावेट मतलब क्या है, हमें खोजने की जरूरत है द मॉरल वैल्यूज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एम्बेडेड का मतलब होता है जो किसी चीज़ में प्रेजेंट है। तो जो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रेजेंट है ना, राजीव भार्गव का कहना है कि हमें उसको जो है वो खोजने की जरूरत है, एक्सकावेट करने की जरूरत है, टू ब्रिंग आउट देयर कनेक्शंस, और उनमें हमें जो है ना वो रिलेशन ढूंढने की जरूरत है कि क्या उनमें वैल्यूज लिखी हुई हैं और क्या उनमें रिलेशंस हैं, एंड टू आइडेंटिफाई द कोहेरेंट और सो नॉन कोहेरेंट वर्ल्ड वाइड व्यूज। और कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर होना, मतलब स्पष्ट होना, और हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, मतलब खोजने की जरूरत है जो क्लियर और जो नॉट क्लियर वर्ल्ड वाइड व्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, ठीक है। मतलब जो वर्ल्ड वाइड विचार है ना, उनको हमें जो मतलब जो कुछ जो है वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर हैं और कुछ जो है वो अनक्लियर हैं। जैसे फ्रैटर्निटी के बारे में बात की पहले ऑथर ने, तो उनको हमें जो है वो खोजने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, 3 years later and after some experience of the working of nascent democratic system, nascent का मतलब होता है जो एकदम नया हो, जो अभी अभी आरंभ हुआ हो, that he had helped to put in place and in which disagreements in critical questions and led to his resignation from the government। तो जैसे ही 3 साल खत्म हुए, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उनको थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस मिला नई डेमोक्रेटिक सिस्टम का, दैट ही हैड हेल्प टू पुट इन प्लेस, जिसको बनाने में भीमराव अंबेडकर ने खुद मदद की थी, एंड इन विच डिसएग्रीमेंट्स ऑन क्रिटिकल क्वेश्चन लेड टू हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट। जिसके बाद जो था उनके कुछ मतलब मतभेद हुए, जिसके बाद उन्होंने जो था वो रेजिग्नेशन दे दिया। किसने, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर डिवोटेड हिमसेल्फ टू दिस ऑडियस टास्क ऑफ एक्सकावेशन। अभी ऑडियंस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, और उन्होंने उसके बाद क्या अपने आप को डिवोट किया, मतलब लगा दिया टू दी ऑडियंस। ऑडियंस मतलब जो डिफिकल्ट टास्क था उसको एक्सकावेट करने का, मतलब खोजने का। किसको, जो वर्ड अनक्लियर है, जो कन्फ्यूजन है, तो उसको ढूंढने में उन्होंने अपने आप को डिवोट कर लिया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, इन दी लेक्चर ऑन दिसंबर 1952 एप्टली, एप्टली का मतलब क्या होता है, सही तरीके से, इन एन अप्रोप्रिएट वे, टाइटल्ड एप्पली टाइटल क्या था उसका, कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक मिसाल देना, या फिर जो कोई चीज़ जो है वो पहले से मौजूद होना। तो ये इसका टाइटल था, कंडीशंस प्रेसिडेंट सॉरी फॉर दी सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसकी उन्होंने कुछ मिसाल दी थी। डेमोक्रेसी इज़ प्रोन टू, प्रोन का मतलब क्या होता है ना, ये भी आप लोग लिख लिए, लाइकली टू सफ़र फ्रॉम सकती, मतलब किसी चीज़ से गुजर सकती है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं प्रोन। तो क्या लिखा उन्होंने, डेमोक्रेसी इज़ प्रोन to change for form and purpose, and for its purpose in our times is not so much to put a curve on an autocratic kings as to bring about welfare of the people। तो आगे उन्होंने क्या लिखा कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो क्या है, इज प्रोन टू चेंज फॉर्म एंड दी पर्पस। तो वो क्या करेगी, मतलब चेंज कर सकती है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं, कुछ चेंजेस से जो है वो गुजर सकती है, और कुछ पर्पस जो है उसके उससे गुजर सकती है। एंड इट्स पर्पस इन अवर टाइम्स इज़ नॉट सो मच टू पुट ए कर्व ऑन एन ऑटोक्रेटिक। और उसका जो पर्पस है ना हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे समय पे, मतलब उस टाइम की उन्होंने बात की, इज़ नॉट सो मच टू पुट ए कर्व एन ऑटोक्रेटिक। मतलब उसका पर्पस ये नहीं है कि जो ऑटोक्रेटिक किंग्स हैं, मतलब जो रूल करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करें, उन पर रोक लगा दें,
कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। एज टू ब्रिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल, उसका मकसद क्या है, लोगों की भलाई करना। उसका मकसद ये नहीं है कि कुछ किंग्स को रोकना, मतलब जो ऑटोक्रेटिक किंग्स हैं जो खुद रूल करते हैं उनको रोकना मकसद नहीं है। मकसद ये है लोगों की भलाई करना। किसका मकसद, डेमोक्रेसी का। उसके बाद क्या है, इट इज़ ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट by discussion that brings about revolutionary changes in the economic and social life of people without bloodshed। ये एक ऐसा मेथड है, मतलब जो ये डेमोक्रेसी है ये एक ऐसा मेथड है ना ऑफ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन दैट ब्रिंग्स अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, मतलब जो बहुत अच्छे बदलाव ला सकता है इकोनॉमी में, सोशल लाइफ में लोगों की, विदाउट ब्लडशेड, मतलब बिना खून खराबे के ये जो है वो बदलाव ला सकता है लोगों की लाइफ में। सम स्पेसिफिक्स वर लिस्टेड टू ब्रिंग दिस अबाउट। देयर मस्ट नॉट बी ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, देयर मस्ट आल्सो बी एन इक्वल अपोजिशन एंड इक्वालिटी इन लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो क्या लिखा है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। सम स्पेसिफिक्स वर लिस्टेड टू ब्रिंग दिस अबाउट, तो कुछ जो स्पेसिफिक्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में बताती हैं, इसके बारे में हमें जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती है। देयर मस्ट नॉट बी ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज, मतलब ग्लेयरिंग का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, मतलब क्या है, क्लियर इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे, सोसाइटी में। सोसाइटी में जो है वो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट आल्सो बी एन इक्वल अपोजिशन, एक इक्वल अपोजिशन होना चाहिए, मतलब आपका जो विरोधी है वो भी होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए वो भी जरूरी है। एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ जो है वो सबके लिए होना चाहिए। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ को जो है वो सबको देखना चाहिए इक्वली नज़र से। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑब्जर्वेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, वो भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, देयर मस्ट बी नो टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी ओवर द मिनॉरिटी। ये हमें ये भी बताता है, टायरानी का मतलब क्या होता है ना, उत्पीड़ना होना, मतलब किसी के ऊपर अत्याचार करना। तो देयर मस्ट बी नो टायरानी, मतलब कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनका, किसके ऊपर, मिनॉरिटी में जो लोग हैं उनके ऊपर। उसके बाद क्या है, अबव ऑल ए फंक्शनिंग मॉरल ऑर्डर इन सोसाइटी एंड ए पब्लिक कॉन्शियस और असेंशियल। और क्या है, जो फंक्शनिंग है मॉरल ऑर्डर की, मतलब जो अच्छा ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है सोसाइटी में, एंड पब्लिक कॉन्साइंस और असेंशियल्स, और पब्लिक की जो मतलब आंतरिक जो सहमति है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस सेम सोशल नेसेसिटी इज प्रेजेंट इन भीमराव अम्बेडकर राइटियसनेस और धर्मा, टिंग्ड एज इट वॉज बाई हिज इवेल्यूइंग रिलीजियस प्रिसेप्शंस। तो ये जो सेम जो सोशल नेसेसिटी है ना, वो जो भीमराव अंबेडकर का जो एक धर्मा आया था, जो राइटिंगनेस क्या बोलते हैं उसको, राइटनेस थी, उसके अंदर में प्रेजेंट थी। टिंग्ड एज इट वाज मेड बाय हिज इवॉल्विंग रिलीजियस प्रिसेप्शंस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमें किसके द्वारा बताई जाती थी, जो उनके मतलब आइडियाज़ इवॉल्व हुए थे, जो उनके अंदर चेंजेस आई थी, जो उनकी रिलीजियस जो समझ है जो उसके अंदर में चेंजेस आई थी। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो भीमराव अंबेडकर के अंदर में प्रेजेंट थी, ठीक है, ये नेसेसिटीज। द ग्राउंड रियलिटी ऑन ईच ऑफ दिस काउंट्स गिव्स ए डिफरेंट रीडिंग। लेकिन हम लोग ग्राउंड अगर रियलिटी देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये जो हम लोग फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करें हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो अलग ही है। Inequalities continue to persist and so do those emanating from the caste system। अभी भी जो है वो इनइक्वालिटीज बनी हुई हैं, आपको भी पता है हमारी कंट्रीज़ में। एंड सो एमनेटिंग फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, और ये कहाँ से निकल रही है, एमनेटिंग का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया, किसी चीज़ से निकलना, ये कास्ट सिस्टम से सबसे ज़्यादा आती है। द डेमोक्रेटिक अपोजिशन हैज़ प्रोग्रेसिवली डिक्लाइंड इन सब्सटेंस। तो क्या है, इक्वालिटी इन लॉ डज नॉट नेसेसरली मीन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जो डेमोक्रेटिक अपोजिशन है, मतलब जो डेमोक्रेटी को अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने डिक्लाइन किया है कि इक्वालिटी इन लॉ का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो, मतलब वो विरोध करते हैं डेमोक्रेसी का। एंड लिटिल रिगार्ड इज पेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और मतलब थोड़ी सी अटेंशन जो है वो दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज़ है ना उनको कम अटेंशन दिया जाता है। ईच ऑफ गांधी 7 सोशल sins inscribed on a tablet at Rajghat seem to hold good in the functioning of the polity। तो क्या है, जो गांधी जी के जो 7 मतलब उनके जो रूल थे, सिंस थे, मतलब जो साइन थे, seem to hold good in the functioning of the polity, मतलब वो पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गांधी जी के जो व्यूज़ हैं वो पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद क्या है, एन अनअवॉइडेबल वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है ना, प्रॉपर्टी, मतलब खूबी, उसको बोलते हैं अनअवॉइड। और अनअवॉइड का मतलब होता है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते।
इंडियाज एग्जिस्टेंशियल रियलिटी इज़ वन ऑफ द इमेंस डाइवर्सिटी। तो इंडिया की जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है ना, वो एक मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, इज़ वन ऑफ द इमेंस डाइवर्सिटी। इमेंस का मतलब होता है वो बहुत बड़ी जो है वो डाइवर्सिटी है, मतलब उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो लोग पाए जाते हैं। तो इंडिया की जो एग्जिस्टेंस है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के। देयर इज़ ऑल्सो एन अनफॉर्चुनेट लेगेसी ऑफ द वायलेंस एट वर्थ दैट परसिस्ट एंड टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो क्या है, मतलब हमारे में जो है ना, वो जो वायलेंस जो है ना, वो वर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही पैदा होते हैं लोग, तभी उनमें जो है वो ये चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं। दैट परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब क्या होता है, टिके रहना। एंड टेक्स डिफरेंट फॉर्म, और वो क्या है, अलग अलग रूप ले लेती है, ठीक है। This necessitates the functioning in practice of these principles in all their diversity and in individual and collective terms। तो क्या है, ये जो necessities है ना, the functioning, this necessitates the functioning in practice of these principles, ये हमें बताती हैं कि हमें जो है ना, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो फ्रैटर्निटी के, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इन ऑल देयर डाइवर्सिटी, उनको अलग अलग फॉर्म में जो है हमें फॉलो करना चाहिए, और इंडिविजुअल लेवल पे भी फॉलो करना चाहिए, और कलेक्टिव लेवल पे भी जो है वो फॉलो करना चाहिए, विदाउट इम्प्यूटिंग इनफैलिबिलिटी। ये इनफैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। और इम्प्यूटिंग का मतलब क्या होता है, बताना कि किसके ऊपर हम लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं। मतलब इम्प्यूटिंग का मतलब होता है किसी को पॉइंट करना। मतलब जब तक हम लोग ये नहीं बताएंगे कि हमारे अंदर में कमी क्या है। इनफैलिबिलिटी का मतलब होता है हमारे अंदर कमी क्या है, पॉइंट आउट करना कि हम लोग गलत कहाँ हैं, कमी क्या है। जब तक हम लोग ये पता नहीं करेंगे कि हमारे अंदर कमी क्या है, इट सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी एज एन असेंशियल वर्च्यू इज दस अनअवॉइडेबल। ये जो सेंस है ना भाईचारे की, इज़ एन असेंशियल वर्च्यू, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट क्यूबी है। इज दस अनअवॉइडेबल, तो ये क्या होगा, अनअवॉइडेबल होगी, मतलब इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे। दिस कैनॉट बी मेयरली इन फॉर्मल टर्म्स एंड हैज़ टू बी इम्बाइडेड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इसे हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी करना पड़ेगा और कलेक्टिवली भी जो है वो करना पड़ेगा। nor it nor can it merely be a legal or formal venture and must ascend to what आचार्य कृपलानी described as a moral and spiritual content। इसे हमें जो है वो moral रूप पे देना चाहिए और एक spiritual content के रूप में जो है वो देखना चाहिए। A legislative shape to it however is yet to be given beyond the wordings of article 51A। इसके हमें जो है ना एक legislative जो है वो एक shape देनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 51A में जो मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा बहुत लिखा हुआ है 51A में इसके बारे में। ए ड्यूटी notionally in the shape of a poised hope without going beyond the consequence of the non-observance of the other duties specified in this article। तो इसे जो है ना हमें एक ड्यूटी की तरह लेना चाहिए। इसे जो है वो हमें सिर्फ मतलब एक सेंस के रूप में नहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा आर्टिकल लंबा हो रहा है, इसीलिए जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसे जो है हमें आर्टिकल में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसे जो है वो हमें डेली लाइफ में भी उतारना चाहिए, और इसे हमें जो है वो एक ड्यूटी की तरह मानना चाहिए। द चैलेंज टुडे इज टू इन्वेस्ट अवर डेमोक्रेसी विद दिस मॉरल कंटेंट एंड एट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल। तो हमारे लिए चैलेंज क्या है कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसे विद दिस मॉरल कंटेंट, मतलब एक मॉरल मतलब जिसमें अंदर वैल्यूज़ हो, संस्कार हो, उसे हमें जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे जो है वो पहुंचाना होगा, लोगों के अंदर में डालना होगा। इट हैज़ टू टेक द शेप ऑफ एन इम्पेरेटिव, मतलब इसे हमें जो है ना मैंडेटरी बनाना पड़ेगा, मतलब जरूरी बनाना पड़ेगा। इंपेरेटिव मतलब होता है मैंडेटरी। ए फेलियर टू डू सो वुड एक्सपोज अस, अगर हम लोग फेल हो गए तो हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। दी थ्रेट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और हमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन मतलब डिवीजन का थ्रेट हो जाएगा। अगर हम लोग ब्रदरहुड को फॉलो नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो नहीं करेंगे, तो हम लोग जो है ना वो डिवाइड हो सकते हैं। इट्स कॉन्सिक्वेंसेज शुड नॉट बी गेस, इसके जो रिजल्ट होंगे ना उसको हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, काफ़ी मेहनत से बनाया, थोड़ा सा लंबा था, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको बस एक बार इसको खुद से रीड करना है, आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो यार, थोड़ा सा आर्टिकल टफ होता है, तो आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसको 1-2 बार देखो, 1-2 बार खुद से रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। द हिंदू थोड़े से टफ वर्ड यूज़ करता है। तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है, मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके शेयर करो, और अपनी जो इंपॉर्टेंट जो आपकी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। ओके बाय, जय हिंद। ये बड़ा बड़ा बने आज कितना टाइम हुई है।